सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे कवि, पत्रकार, संपादक, लेखक और नई सोच के साथ नई दृष्टि को देने वाले आलोचक निबंधकार के रूप में भी अपनी ख्याति अर्जित करते हैं। अज्ञे मूलतः मनुष्य की सर्जन यात्रा और उसकी सोच, उसके सोचने की प्रक्रिया और चिंतन की धारा किस क्रम में चलती है, इसे देखने वाले गद्य लेखक के रूप में अपने आप को रखते हैं। मूलतः कवि और रचनात्मक सर्जन यात्रा में गद्य यात्रा को सीधे सीधे जीवन यात्रा और जीवन के दार्शनिक प्रश्नों से जोड़ते हुए उनके गद्य मनुष्य की सर्जन यात्रा, मनुष्य की आलोचना यात्रा और मनुष्य की चिंताधारा को अभिव्यक्त करने का काम करते हैं। उनके गद्य की बनावट ठोस, तर्कपूर्ण और दार्शनिक लहजे से अपनी बात को कहने का एक सलीका, एक दृष्टि संपन्नता अज्ञे के गद्य में चिंतन की अबाध धारा और गहरी सर्जन यात्रा से हमारा साक्षात्कार होता है। यहां अज्ञे का निबंध सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध कोर्स में है। सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध मूलतः आलोचना की चिंता से जन्मा एक ऐसा निबंध है जिसमें लेखक बार बार सौंदर्य, शुभत्व और मानवीय विवेक, मनुष्य के होने की, मनुष्य के उपस्थिति के प्रश्नांकन को सामने रखकर चलते हैं। आलोचना का काम मूलतः हमारी निर्णय प्रक्रिया से है और निर्णय प्रक्रिया का कोई भी प्रश्न नैतिक प्रश्नावली से अलग नहीं हो सकता। हम जो कुछ निर्णय लेते हैं उस निर्णय के पीछे हमारी दृष्टि, हमारी नैतिक सोच और वस्तु संसार में हमारी उपस्थिति किस तरह से है, उस उपस्थिति के साथ हमारे नैतिक निर्णय हमारे मूल्यबोध को विकसित करते हैं। बहुत आसानी से ये नहीं कहा जा सकता कि ये सही है और ये गलत है। जब नैतिक निर्णय लेने की बात आती है तो उस कार्य के प्रति हमारा क्या उद्देश्य है, क्यों हम उस कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य से कितने लोगों का भला होगा, ये सारे प्रश्न नैतिक निर्णय में आ जाते हैं। कोई बात, कोई पदार्थ, कोई वस्तु संसार सुंदर है,
पर सुंदर होना ही पर्याप्त नहीं है। सुंदर होने के साथ साथ वह सुभद्र को लिए हुए है कि नहीं, उसकी सुंदरता में समाज के लिए कल्याणकारी तत्व है कि नहीं, शिवत्व है कि नहीं, सुभद्र है कि नहीं। यदि शिवत्व और सुभद्र नहीं है तो सौंदर्य का क्या मूल्य बनता है? सौंदर्य तभी परिभाषित हो पाता है जब वह अपने भीतर, अपनी आंतरिक संरचना में सुभद्र को लेकर चलता है। और यहीं पर हमारी आलोचनात्मक चिंता, हमारी मूल्य चिंता भी सामने आ जाती है। आलोचना की चिंता मूलतः मूल्य चिंता है। कोई भी आलोचक मूल्य चिंता के बाहर नहीं हो सकता। किसी कृति की, किसी पदार्थ की, किसी संसार की, किसी समाज की जब हम आलोचना करने चलते हैं तो आलोचना में हमारी सम्यक दृष्टि, सौंदर्य दृष्टि और सुभद्र बोध एक साथ अंतर्निहित होकर पदार्थ के कल्याण के लिए, पदार्थ के होने के लिए, हमारे समाज की वास्तविक सत्ता को समझने और समझाने का काम करता है। समालोचक को कहीं न कहीं मूल्यों पर विचार करना ही होता है। यानी समालोचक, आलोचक मूल्य चिंता को छोड़कर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये चीज है इसलिए है कि इसकी ये मूल्य चिंता है। मूल्यांकन प्रत्यक्ष या परोक्ष बिना मूल्यों या बिना प्रतिमानों के नहीं हो सकता। मानदंड के बिना माप कैसे हो सकती है? यहां पर हम समालोचना की मूल समस्या के सामने आ खड़े होते हैं। साहित्य के प्रत्येक अध्येता के लिए वह एक गुरुतर प्रश्न है और लेखक के लिए तो उसकी मौलिकता असंदिग्ध है, क्योंकि कृतिकार अपनी कृति का सबसे पहला और कदाचित सबसे अधिक निर्मम परीक्षक है। रचना का मोह भी होता है, पर मोह और निर्ममत्व के अलग अलग स्तर हैं और मूल्यों का विचार उसी स्तर पर होता है जिस पर लेखक ममता को एक ओर रख देता है। हम मानते हैं कि सब प्रतिमानों का, सब मूल्यों का स्रोत मानव का विवेक है। वही उसे सदसत का ज्ञान देता है। फिर उस सत असत का क्षेत्र चाहे जो हो, इस साधारण स्थापना पर कदाचित अधिक लोगों को आपत्ति न होगी, कम से कम आज के मानवतावादी युग में। यानी हम जो प्रतिमान, जो निकट, जो निर्णय लेते हैं वह मानव मूल्य और मानव विवेक से निर्धारित होता है। मानव विवेक और मानव मूल्यों को छोड़कर हम कोई निर्णय, कोई आलोचना प्रक्रिया नहीं कर सकते। आलोचना और निर्णय के मूल में मनुष्य की सत्ता और मानव विवेक होता है। सौंदर्य क्या है यह न बता पाकर भी सुंदर क्या है यह हम जानते हैं, पहचानते हैं, बता सकते हैं कि क्या सुंदर होता है। और सुंदर क्या है यह बता सकने का अर्थ यह है कि कुछ ऐसे गुणों को पृथक कर सकते हैं जिनके कारण सुंदर सुंदर होता है। सौंदर्य बोध बुद्धि का व्यापार है। बुद्धि के द्वारा ही हम उन तत्वों को पहचानते हैं। मानव का अनुभव ही उन तत्वों की कसौटी है। सौंदर्य बोध को बुद्धि तत्व और निर्णय प्रक्रिया से, मूल्य बोध से बाहर नहीं किया जा सकता। प्रतिमान रूपी कोई भी अमृत घट हमारे अनुभव के महासागर को मथकर ही निकल सकता है और हमारी बुद्धि ही हमारी मथानी, हमारी बुद्धि, हमारी निर्णयात्मक क्षमता, हमारी विवेक बुद्धि वह मथानी है
जो सद असत के निर्णय को करती है। क्या सही है, क्या गलत है, इसका विवेक हमारी बुद्धि तक, हमारी मनीषा, हमारी आंतरिक सत्ता यह निर्णय लेती है। कला मूल्य हमें अनुभव के सागर से ही प्राप्त होते हैं, किंतु अनुभव अपने आप में एक प्रतिमान नहीं है। अनुभव की भित्ति पर बुद्धि द्वारा प्रतिष्ठित तत्व ही प्रतिमान हो सकता है। प्रतिमान की उपलब्धि हमें बुद्धि द्वारा ही होती है, यद्यपि उसके लिए हमें अनुभव सागर की ठाह लेते हैं। तो सौंदर्य के तत्व बुद्धि पर आधारित है और सुंदर का आस्वादन बुद्धि का व्यापार है। इसके और परिणाम निकलते हैं। बुद्धि अनुभव के सहारे चलती है। अनुभव व्यक्तिगत, समाजगत, जातिगत, युगांत संचित है और अनुभव कोई स्थिर और जड़ पिंड नहीं, वह निरंतर विकासशील है। अतः बुद्धि भी विकासशील है, मानव का विवेक भी विकासशील है। इस अर्थ में शाश्वत मूल्यों की बात अनुचित अथवा अर्थहीन हो जाती है। अनुभव के गणित में जोड़ ही जोड़ है, बाकी नहीं। साहित्य के क्षेत्र में हम परंपरा की चर्चा इस अर्थ में करते हैं, तारतम्यता उसमें अनिवार्य है। शिवत्व के प्रतिमान, नैतिक प्रतिमान भी मानव के विवेक से उद्भूत होते हैं। यहाँ एक साथ दो प्रश्न उठते हैं, क्या हम ऐसा मानते हैं और क्या सौंदर्य के और शिवत्व के प्रतिमान में कोई अनिवार्य संबंध है या कोई भी संबंध है? सौंदर्य शिवत्व से पृथक नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। जो केवल सुंदर है और शुभत्व और शिवत्व से उसका कोई रिश्ता नहीं है, उस सुंदर का हमारे लिए, समाज के लिए कोई अर्थ नहीं है। सृजन प्रेरणा का ही प्रश्न बनकर आता है और बिना इसका उत्तर दिए या पाए उसका रचना में प्रवृत्त होना असंभव हो जाता है, बल्कि उसका प्रवृत्त होना स्वयं प्रश्न का उत्तर बन जाता है। कुछ लोगों की धारणा है कि बुद्धि के बढ़ते वैभव के साथ मानव का नैतिक ह्रास हुआ, पर अज्ञे कहते हैं कि हम ऐसा नहीं मानते। हमारी पहली प्रतिज्ञा ही इस परिणाम को असंभव बना देती है, क्योंकि हम मानते हैं कि नीति, ज्ञान, विवेक स्वयं बुद्धि का वैभव है। जो नीतिवान है, जो विवेकवान है, जो कलाधर्मी है, वह बुद्धि युक्त है। ये सारी संरचना, ये रचना, ये सर्जना बुद्धि का ही तो क्रिया व्यापार है। नैतिक होना, कला प्रवण होना, सौंदर्य और सुभत्व का आख्यान रचना मानवीय मनीषा और मानवीय बुद्धि का काम है। सर्जनात्मक होना नीति सम्मत होना है, सर्जनात्मक होना कला सम्मत होना है, सर्जनात्मक होना समाज सम्मत, शिवत्व सम्मत और सुभत्व सम्मत होना है। कोई नैतिक निर्णय बाह्य कर्म के आधार पर नहीं हो सकता। जब भी हम नैतिक निर्णय लेते हैं तो उसमें हमारी आभ्यंतरिक सत्ता, हमारा मन, हमारी आंतरिक नीति बुद्धि, हमारा मानव मन क्या करता है, यह भी संभव हो जाता है। कोई नैतिक निर्णय बाह्य कर्म के आधार पर नहीं हो सकता। आभ्यंतर उद्देश्यों का विचार होना चाहिए, यही उनके उपदेश का हेतु था, या कम से कम एक हेतु, क्योंकि दूसरा तो था ही कि जो अपराधी है उसे दंड न दो, संवेदना दो। मानवीय संवेदना तो सबसे बड़ा नैतिक मूल्य है। किसी भी कृत्य को करते हुए नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में मानवीय संवेदना का होना उस निर्णय की सच्चाई पर, उस निर्णय के उचित होने का एक बड़ा आधार बनता है। यदि हम नैतिक निर्णय लेते हैं और वह नैतिक निर्णय मानवीय संवेदना से, मानवीय करुणा से जन्मा है, तो वह नैतिक निर्णय समाज के लिए, व्यक्ति के लिए,
शुभत्व और कल्याणकारी भाव को लिए होगा। समूचे साहित्य की यह प्रवृत्ति रही है कि कर्म के हेतु को पहचानो। हेतु से अभिप्राय कर्म किस उद्देश्य से किया जा रहा है, समाज के लिए वह कितना हितकारी है। निर्णय देने या दंड व्यवस्था करने मत दौड़ो और हेतु को पहचान करके रुको मत, आगे बढ़कर संवेदना भी दो। हाँ, संवेदना देने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए, वह सबके पास नहीं भी हो सकता। इसलिए संवेदना न भी दे पाओ तो कम से कम निर्णय की उतावली तो न करो। केवल निर्णय करने के लिए मत दौड़ो, आपके निर्णय में करुणा, संवेदना, मानवीयता और समाज और आपकी आंतरिक सत्ता, आपका मनस्तत्व, आपका हृदय तत्व एक साथ संयोजित होना चाहिए, तभी उस निर्णय की सामाजिक सार्थकता होती। समालोचना के लिए भी नैतिक मूल्यों पर और उनके विकास अथवा विस्तार पर विचार करना आवश्यक है। अर्थात उस समालोचना के लिए जो मूल्यांकन में प्रवृत्त है, पर प्रश्न यह है कि क्या यह विचार सौंदर्य मूल्यों के विचार से अलग है, उसका समानांतर है या उसी में निहित है। कहते हैं कि जो सुंदर है वह विवेचन हो ही नहीं सकता, पर ऐसा नहीं है। जो सुंदर है वह शिवत्व, शुभत्व और शिव को लिए होगा, तभी उस सौंदर्य का कोई अर्थ बनता है। समालोचना में भी रूप विचार से आगे बढ़कर कृतिकार के उद्देश्य और कृति के प्रभाव की भी कसौटी करना चाहते हैं। और जिस प्रकार आभ्यंतर हेतु के ज्ञान को हम अपने आप में एक लक्ष्य नहीं मानते, समझते हैं, उसका महत्व इसमें है कि वह हमें जीवन के प्रति नई और गहरी दृष्टि देता है। उसी प्रकार कृति के उद्देश्य और प्रभाव को पहचानना भी हमें अपने आप में एक लक्ष्य नहीं मानते, समझते हैं। वह हमें मानव जगत का एक संपन्नतर अंग बनाता है। नैतिक मूल्य यानी शिवत्व के मूल्य और सौंदर्य के मूल्य अलग अलग हैं और अलग विचार मांगते हैं। वास्तव में उच्च कोटि का नैतिक बोध और उच्च कोटि का सौंदर्य बोध कम से कम कृतिकार में प्रायः साथ साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों बोध मूलतः बुद्धि के व्यापार हैं। मानव का विवेक ही दोनों के मूल्यों का स्रोत है और दोनों के प्रतिमानों या मानदंडों का आधार। विवेकशील मानव की, विशेषकर उस विवेकशील मानव की जिसमें सर्जनात्मक शक्ति या प्रतिभा भी है, ग्राहकता दोनों को ही पहचानती है। बुद्धि और जिस पर बुद्धि आधारित है वह अनुभव निरंतर विकासशील और संस्कारशील है। निरंतर सूक्ष्मतम होती हुई संवेदना एकांगी भी हो सकती है, पर जहाँ सर्जनात्मक शक्ति है वहाँ एकांगिकता की संभावना कम है और पुष्ट सौंदर्य बोध के साथ पुष्ट नैतिक बोध भी होता है। आज का समालोचक इस बात को नाना वादों के आवरण में छिपा चाह सकता है, इसे अमान्य नहीं कर सकता। कला का मूल सौंदर्य के साथ शुभ होने में, शिवत्व में और नैतिक मूल्यबोध में एक साथ होता है। जो सुंदर है वह शिवत्व से आविष्कृत होकर भी मनुष्य मात्र के लिए मांगलिक व कल्याणकारी हो सकता है। और यही बात बुद्धि युक्त मनुष्य के लिए मननशील और कल्याणकारी है। यह मनुष्य की सर्जनात्मक मेधा की उच्चतम अवस्था होती है, जहाँ बुद्धि विवेक इस निर्णय पर पहुँचता है कि शुभत्व और सौंदर्य एक मनोभूमि पर है या नैतिक निर्णय के साथ मूल्यात्मक चिंतन और मूल्य प्रक्रिया का ही अंग है। पूरा निबंध इस केंद्रीय बिंदु पर आधारित है कि आलोचना एक नैतिक निर्णय है और सौंदर्य का बोध और शिवत्व का बोध
सर्जनात्मक संदर्भ में, उच्च मेधा के संदर्भ में एक मनोभूमि पर आकर एक मेव हो जाती हैं। उच्च प्रतिभाएं, उच्च सर्जनात्मक शक्ति, कला सर्जना और रचनात्मक संदर्भ केवल सौंदर्य बोध से परिभाषित नहीं होते और न ही केवल सुभद्र बोध से परिभाषित होते हैं। मानव के विवेक को परिभाषित करने के लिए, मनुष्य की मूल्य चिंता को समझने के लिए, नैतिक निर्णय को समझने के लिए हमें सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध को, सुभद्र बोध को एक साथ एक मनोभूमि पर रखते हुए आभ्यंतरिक चिंता से बाह्य संसार को देखे जाने की जरूरत है। और जब मानवीय बुद्धि अपने आभ्यंतरिक संसार से नैतिक निर्णय लेकर आलोचना की प्रक्रिया से जुड़कर जब किसी निर्णय पर, जब किसी मूल्य चिंता पर पहुंचती है, तो उस मूल्य चिंता में हमारा सौंदर्य बोध भी होता है और हमारा सुभद्र बोध भी होता है, शिवत्व बोध भी होता है। इस तरह से सौंदर्य बोध, शिवत्व बोध मनुष्य की निर्णयात्मक क्षमता, उसकी बुद्धि, उसकी मेधा, उसकी आलोचना प्रक्रिया का, उसकी सर्जनात्मक यात्रा का, मनुष्य की कला चिंता का प्रमाण होता है। यह अपने आप में अकेले नहीं होता और न ही इसका संबंध केवल बाह्य संसार से होता है और न ही इसका संबंध केवल आंतरिक संसार से होता है। हमारे बाह्य और आभ्यंतर के एकमय हो जाने के बाद सर्जनात्मक कला चिंताएं हमारे उस नैतिक निर्णय को प्रकट करती हैं जिनमें सुभद्र और सौंदर्य बोध एक साथ समन्वित होकर मानव कल्याण के लिए आलोचना की चिंता और दृष्टि को एक साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। इस तरह से सर्जना और कला चिंता के उच्च भाव बोध पर सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध एक में होकर मनुष्य की मेधा को प्रकट करते हैं। धन्यवाद।